नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में जानेंगे कि कैसे एपीएमसी मंडियां किसान की जिंदगी खराब करती है। अब ये समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तो 1980s और 90s का दौर था। उस दौरान भारत में लाला सिस्टम काफी प्रचलित थी। लाला सिस्टम में वह होता ये था कि वो एक इनफॉर्मल मनी लेंडर की तरह काम करते थे। आपने काफी पुरानी मूवीज में ये सुना होगा, एक हीरो अपने गाँव के किसी लाला को कहता है कि लाला मेरी माँ का मंगलसूत्र दे दे, या फिर कई सारे ऐसे डायलॉग हुआ करते थे जिससे ये पता चलता है कि लाला एक एक्सप्लॉयटेटिव फिगर की तरह देखा जाता था। लूट मची है? अभी सुखी लाला का हिस्सा कहाँ मिला है? चले आए नथु खैरू हराम का लेने के लिए। फेंक इसे, फेंक। इसका मतलब क्या? लाला लोग क्या करते थे कि एक इनफॉर्मल मनी लेंडर की तरह काम करते थे जो फार्मर्स को लोन देते थे बहुत ज्यादा ब्याज पे। अब यही लाला जो है ये अर्थिया की तरह भी काम करते थे। अर्थिया क्या होता है? अर्थिया एक मिडिलमैन होता है जो फार्मर को मंडी से कनेक्ट करता है। अब होता यूं था कि गाँव में कई सारे छोटे छोटे मार्जिनल फार्मर्स हुआ करते हैं। अब उन मार्जिनल फार्मर्स में छोटी छोटी लैंड होती है तो उनका प्रोडक्शन भी कम होता है, मगर उन्हीं के साथ साथ वहां पर एक लाला भी होता है जिसके पास बहुत बड़ी लैंड होती है, उसका प्रोडक्शन भी काफी बड़ा होता है। अब जब प्रोडक्शन इन सबका निकल के आता है तो छोटे फार्मर्स के पास इतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है कि वो उससे कमाने वाले पैसों से अपना बाकी रोजमर्रा का जो खर्चा है वो चला पाए। इसीलिए ये एक्सपेक्ट करना कि वो फार्मर वहां से उसके छोटे प्रोडक्शन को मंडी तक लेके जा पाए, तो उसके लिए उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, मंडी में रखवाने का जो खर्चा है, वो सब अफोर्ड कर पाए, ये सोचना थोड़ा सा एक गलत है। उसमें फार्मर्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते थे। इसीलिए कई सारे छोटे छोटे फार्मर्स ये लाला के पास जाते थे और उसे बोलते थे कि आप ही हमारा माल खरीद लो। पहले ऐसा था कि मंडी सिस्टम भी काफी इनफॉर्मल हुआ करती थी, तो इस वजह से लाला जो है वो किसी भी दाम पर उन फार्मर्स को कहता था कि आपका माल हमें बेच दो। तो इसीलिए जो छोटे छोटे फार्मर्स थे उनको मार्केट के 10 से 20% प्राइस में भी वो अनाज जो है वो बेच देते थे उस लाला को। तो होता क्या था यहाँ पे कि लाला का अपना खुद का बहुत सारा प्रोडक्शन है और उसी के साथ साथ उसने गांव के सारे छोटे मोटे फार्मर्स से सारा की सारा अनाज खरीद लिया है। अब ये सारा अनाज उसने बहुत ही कौड़ियों के दाम में खरीद लिया है। इतना सारा अनाज लेके, अब इतना सारा अनाज होगा तो फार्मर्स जो लाला होगा उसके पास तो ट्रैक्टर्स है, उसके पास ट्रक है, ये सबका इस्तेमाल करके वो मंडियों में जाके अपना अनाज बेच के आता था। मंडियों में प्राइस डिस्कवरी, मतलब प्राइस क्या होनी चाहिए, ये भी लाला लोगों का एक कार्टेल रहता था, वो डिसाइड करते थे। तो इस वजह से वो काफी ज्यादा प्राइस भी उसमें से निकलवा लेते थे। दूसरी बात ऐसी है कि कई बार क्या होता था कि छोटे फार्मर्स ने अपना अनाज प्रोड्यूस करने के बाद अगर वो कह रहा है कि मैं लाला को नहीं बेचूंगा, तो उसे वो अपना अनाज कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा। तो गांव में जो स्टोरेज हाउसेस होते हैं वो भी इन्हीं लालाओं के अंडर आते थे। इसी वजह से उस स्टोरेज हाउसेस पे कई ज्यादा चार्जेस लगाए जाते थे सिर्फ स्टोर करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि फार्मर वो सब अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसे वो अनाज जो है वो उसी लाला को फाइनली बेच ही देना पड़ता था। अब इसके बाद हुआ क्या कि इन सारी एक्सप्लॉयटेटिव प्राइसेस चीज़ों को देख के गवर्नमेंट ने सोचा कि एपीएमसी मंडी एक फॉर्मल सिस्टम लानी चाहिए। तो इसी वजह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमिटीज, जिसे हम लोग एपीएमसी मंडी कहते हैं, इसका उगम हुआ। सन 2000 के आसपास अलग अलग राज्यों में हमारे सरकार ने एक एपीएमसी का कायदा लाया, कानून लाया गया। एपीएमसी मंडीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती थी। तो इसी वजह से उनके अंदर क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रेगुलेशन होने चाहिए, काफी हद तक स्टेट गवर्नमेंट्स ने डिसाइड किया। अब हुआ क्या कि करीब करीब सारी एपीएमसी मंडीज में ये रूल बनाया गया कि उस जगह के जो फार्मर्स है, उस गांव में जो रहने वाले फार्मर्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही एपीएमसी मंडी के अंदर अपना अनाज बेच सकते हैं। मगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई। एपीएमसी मंडीज अगर आप एक स्ट्रक्चर समझो तो ये एक बहुत बड़ी जगह होती है जहां पर कई सारी छोटी छोटी शॉप्स होती है, कई सारी दुकानें होती है और बहुत बड़ी एक मैदान भी होता है, खाली जगह भी होती है जिसपे कई सारे ट्रक्स वक्स आके अपना माल लोड अनलोड कर सकते हैं। अब ये जो सारी छोटी छोटी दुकानें थी, इनका लाइसेंस जो है वो बांटना था। अब लाइसेंस कैसे बटेगा? तो गवर्नमेंट ने, कई सारी राज्य सरकारों ने इसको लेके कोई एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन नहीं निकाला। तो इसी वजह से जब ये लाइसेंस देने होते थे तो वो लाइसेंस काफी हद तक जिसकी ज्यादा पॉलिटिकल पहुंच है या जो ज्यादा ब्राइबरी देके अगर लाइसेंस ले सके तो उनको वो लाइसेंस मिलते चले गए। जाहिर सी बात है कि ये इतना ब्राइबरी देने का या अपनी पॉलिटिकल पहुंच बताने का जो हैसियत होगी वो किसकी होगी? जो ऑलरेडी ये अर्थियास थे, जो लाला थे गाँव में, उनकी होगी। इसीलिए ये वही लाला और यही अर्थियास जो थे ये फाइनली उसी एपीएमसी मंडीज में जाके अलग अलग दुकानों में जाके बैठ गए। अब एपीएमसी मंडी कैसे काम करती है वो समझो। एपीएमसी मंडी में अगर कोई फार्मर अपना अनाज बेचने जाता है तो वो ऑक्शनिंग सिस्टम वहां पर होनी
चाहिए, जिसमें प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म होता है। ऑक्शन मतलब नीलामी होगी वहां पे प्रॉपर, और उस नीलामी के जरिए जो सबसे हाईएस्ट प्राइस निकल के आएगी वो फार्मर को मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ इसमें एक प्राइस ग्रेडिंग सिस्टम भी होती है कि फार्मर को एक अपने अनाज की क्वालिटी के हिसाब से उसको प्राइस मिलेगी। मगर ये सारे सिस्टम एपीएमसी मंडीज में फॉलो नहीं की जाती इतने इफेक्टिवली। वो इसलिए क्योंकि जितने भी ये अर्थियाज होते हैं जो एक ही एपीएमसी मंडी में अभी बैठे हुए हैं, इनका सबका एक कार्टेल बना हुआ होता है। तो फर्ज करो कि एक फार्मर है जो एपीएमसी मंडी में गया, वहां पर वो जाके बोलेगा कि अब नीलामी होनी चाहिए इस प्रोडक्ट की, तो वो किसी भी दुकान में जाएगा और बोलेगा मुझे अपना ये माल बेचना है जहां पर ये नीलामी की प्रोसेस शुरू की जाए। वहां पर सबसे पहली बात, उस माल की क्वालिटी चेकिंग जो है, उस अनाज की क्वालिटी चेकिंग ढंग से नहीं होती। इसके बाद वहां पर नीलामी शुरू होती है। अब नीलामी करने के लिए तो लोग वहां पे है, जो उस दुकान में है, जो खरीदने के लिए बैठे हुए हैं, वो लोग भी उसी आदमी से वहां पर, उसी दुकानदार से वहां पे मिले हुए हैं। तो इसी वजह से नीलामी की प्राइस, नीलामी का जो कैप है वो फिक्स करके रखते हैं कि इसका जो अनाज का भाव है वो एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जाने ही नहीं देना है। तो इसी वजह से जो नीलामी होती है वो भी काफी हद तक फिक्स्ड होती है। इसीलिए फार्मर को नीलामी में बहुत ज्यादा प्राइस मिल नहीं पाता। अब फर्ज करो कि फार्मर ने बोला कि चलो ठीक है, मुझे इस दुकान पे नहीं बेचना है, मैं अगली दुकान में जाके बेचूंगा। मगर चूंकि सारे के सारे अर्थियाज ने, सारे के सारे वहां के जो मिडलमैन है, उन्होंने कार्टेल बना के रखा हुआ है, इस वजह से फार्मर कहीं पर भी चला जाए उसको उसी प्राइस में जाके करीब करीब बेचना पड़ेगा। प्रॉब्लम ये हो गई कि फर्ज करो कि किसी अनाज की कीमत 1 क्विंटल की 1000 रुपए अगर मार्केट में उसकी प्राइस है, तो मंडियों में फार्मर को उसी अनाज के लिए 200 से 300 के ऊपर मिल नहीं पाता। अब अगर फार्मर कहे कि मुझे ये स्टोर करना है, फिर अपने माल को मैं स्टोर करके रखूंगा और बाद में बेचूंगा, तो स्टोरेज के भी पैसे लगेंगे। अगर फार्मर कहे कि अगर मुझे नहीं बेचना, मैं वापस लेके जाऊंगा, तो वापस ले जाने का भी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगा। इसीलिए फार्मर उस चीज में अटक जाता है और उसको वो अनाज वहां पे बेचना ही पड़ता है। अब होता क्या है ना, क्योंकि वो अनाज उसने वहां पर बेचा, उसका प्राइस तो, उसका पैसा तो उसको हाथों हाथ मिलना चाहिए। मगर कई बार ये जो मिडलमैन होते हैं ये कहते हैं कि आधा पैसा उनको दे देंगे। फर्ज करो कि उसको 20,000 रुपए हुए उसके, तो उस 20,000 में से 5,000 से 10,000 फार्मर के हाथ में दे देंगे और उसको बोलेंगे कि बचे 5 से 10,000 रुपए आपको तभी देंगे जब ये माल बिक जाएगा मार्केट में। अब प्रॉब्लम ये है कि फार्मर को तो अगले सोइंग सीजन के लिए, अगले सीजन के लिए तो काफी सारे फर्टिलाइजर, बीज वगैरह उनकी जरूरत है, तो उसको तो पैसे चाहिए। तो इसीलिए ये फार्मर जाके उसी अर्थिया से जाके फिर से मनी जो है, पैसा जो है वो उधारी पे लेगा। अब ब्याज लंबा चलेगा उस पे, इसीलिए फार्मर हमेशा ब्याज के तले दबा रहता है। इसी के साथ साथ ये भी सिस्टम बनाई गई थी कि जो भी अनाज फार्मर एपीएमसी मंडी में बेचेगा उसके लिए उसको एक सेल रिसिप्ट मिलेगी, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। मगर चूंकि फार्मर का अभी तक अनाज पूरी तरीके से बिका नहीं है, तो इसीलिए कई सारे छोटे फार्मर्स को ये जो मिडलमैन होते हैं जो एपीएमसी में मंडी में बैठे हुए हैं, वो काफी हद तक उनको ये रेवेन्यू रिसिप्ट या सेल रिसिप्ट कभी देते ही नहीं है। अब ये जो सेल रिसिप्ट होती है ना, ये एक प्रूफ ऑफ इनकम होती है। तो अगर आप कभी किसी बैंक में जाते हो लोन के लिए अप्लाई करने के लिए, तो आपको पता होगा कि फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट ने एक प्राइस, एक फेवरेबल रेट्स डिसाइड किए हुए हैं। अगर आप फार्मर हो तो आपको एक फेवरेबल रेट्स पे लोन मिलेगा। तो अगर कोई छोटा फार्मर वहां पे जाता है, चूंकि उसके पास रेवेन्यू रिसीट है ही नहीं, इसी वजह से वो अपनी प्रूफ ऑफ इनकम बता नहीं पाता और इसीलिए बैंक को भी एक लेजिटिमेट एक्सक्यूज मिल जाता है उनको लोन ना देने के लिए। इसीलिए फार्मर्स, आप कभी भी देखो कि बैंक का जो लोन होता है वो फार्मर्स को तो जाता है, मगर वो सिर्फ बड़े फार्मर्स और जो ऑलरेडी रिच फार्मर्स है जिनको पैसे की जरूरत नहीं है उनको जाता है। अब होगा क्या यहाँ पे कि जो अर्थियाज है गाँव में, जो बड़े बड़े लाला बैठे हुए ऑलरेडी, वही जाके बैंकों से लोन लेंगे और उस पैसे का इस्तेमाल वो फिर से किसको करेंगे, फिर से किसको लोन देने के लिए करेंगे, छोटे फार्मर्स को। तो इसका मतलब उनको तो छोटे रेट्स का, जो बैंक्स के जो 4% 5% की जो रेट्स है उसका फायदा मिल रहा है, मगर जो गाँव में जो फार्मर्स है उनको आज भी 20 से 30% का जो उनको ब्याज देना पड़ रहा है, वो ब्याज आज भी देना पड़ रहा है। इसी वजह से फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसीलिए पूरी एपीएमसी मंडी की एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम बन जाती है। इसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखा जाए मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले से ही थी, मगर गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को स्ट्रीमलाइन किया, जिसके तहत फार्मर्स एक गारंटी मिलती है फार्मर्स को कि हम अगर गवर्नमेंट को जाके ये सीधा बेचे, उनके एफसीआई के गोडाउन्स में जाके बेचे, तो वहां पर उनको एक मिनिमम प्राइस मिलेगी। तो फर्ज करो कि 1000 रुपए क्विंटल का अगर अनाज है, तो फार्मर को कम से कम 700 से 800 का मिनिमम प्राइस तो गवर्नमेंट अश्योर करती ही है। अब इस वजह से फार्मर्स के हाथ में एक लेजिटिमेट हथियार आ गया कि अगर एपीएमसी मंडी में जो अर्थियाज बैठे हुए हैं वो अगर उससे सही दाम में ना खरीदे तो सीधा गवर्नमेंट के पास जाके बेच सकती है। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब इतना अर्थिया से जाके लड़े कौन और कौन वहां पर बेचे, तो इस वजह से फार्मर कई बार सीधा जाके गवर्नमेंट को बेच आती है। अब प्रॉब्लम ये गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड स्टोरेज गोडाउन्स है, जो एफसीआई के गोडाउन्स होते हैं उसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इसीलिए गवर्नमेंट सबका, तो अब गवर्नमेंट किसी को ना तो नहीं बोल सकती, तो उनको सबका जो फार्मर्स आते हैं उनका
सबका उनको माल खरीदना ही पड़ता है। इसीलिए आप कई बार देखते होंगे कि जो स्टोरेज हाउसेस होते हैं वो पूरे फुल भर जाते हैं और कई सारा अनाज तो बाहर ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है। गवर्नमेंट के पास सारा की सारा अनाज उनके स्टोर हाउसेस में आके फार्मर्स ने जमा करा दिया, मगर एपीएमसी मंडी में अनाज जा नहीं पाया। होगा क्या कि मार्केट में, क्योंकि हमारे मार्केट में आप जो रेगुलर रोजमर्रा की लाइफ में जो खाना खाते हैं वो एपीएमसी मंडी के थ्रू ही होके आता है, तो चूंकि एपीएमसी मंडी में अनाज नहीं पहुंच पाया, इस वजह से मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। और गवर्नमेंट के पास चूंकि बहुत सारा अनाज आ गया जिसको वो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकती, इस वजह से वो अनाज पूरा की पूरा खराब होना शुरू हो जाता है, काफी हद तक उसमें कीड़ लगना, खराब होना। इसीलिए इंडिया में फूड वेस्टेज काफी हद तक हो जाता है। ये सारी सिस्टम जो है ये क्या कर रही है, फार्मर्स अच्छा खासा प्रोड्यूस कर तो रहा है, मगर चूंकि उसका सही तरीके से डिसबर्समेंट नहीं हो रहा है, इस वजह से मार्केट में भी उस अनाज की कमतरता होकर इन्फ्लेशन बढ़ता है और गवर्नमेंट के पास ज्यादा उनके स्टोरेज हाउसेस में अनाज होने के बावजूद वो अनाज काफी हद तक खराब भी हो जाता है। इससे सारी सिस्टम को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने इनाम प्लेटफॉर्म हो गए या फिर इवन फार्म लॉज भी लाने की कोशिश करी। खैर फार्म लॉज में काफी हद तक कुछ त्रुटियां भी थी, कुछ प्रॉब्लम्स भी थे, उसका डिस्कशन किसी और दिन, मगर आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।